नमस्कार मित्रों, शोधार्थी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय को क्रमवार हम अध्ययन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। इसका एक बेसिक सा परिचय लेते हैं और इसको एक 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए एक आसान तरीके से पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। तो देखते हैं, जो आपका जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं बायोलॉजी, ये जो बायोलॉजी शब्द है ये बायो और लॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना। तो ये वास्तव में लॉजी ये ग्रीक शब्द लॉगस से बना हुआ है और जिसका मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। तो जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, जीव विज्ञान कहलाती है। अब जीवधारी क्या है, आखिर जीवधारी होता क्या है। तो जहाँ पर ये जीव शब्द आता है इसमें आपका पेड़ पौधे भी शामिल हैं, पेड़ पौधे कह लो या वनस्पति कह लो, और प्लस जो आपके जीव जंतु हैं मतलब जानवर भी शामिल हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म और बड़े से बड़ा जानवर भी शामिल है। तो पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं का अध्ययन भी किया जाता है। तो हम चाहे यहाँ पर जीव जंतु भी लिख सकते हैं। तो पेड़ पौधों के साथ साथ जीव जंतुओं को भी रखा जाता है जिन्हें जीवधारी कहा जाता है। तो आज के बाद जब भी कोई टर्म यूज होगा जीवधारी, तो इसका मतलब उसमें पेड़ पौधे भी हैं और जीव जंतु भी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो बायोलॉजी है इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये मोटी मोटी एक परिभाषा हमने बताई कि जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। और हमने बताया कि जो जीव विज्ञान है इसका हमने तोड़ करके देखा तो बायो और लॉजी, बायो का मतलब जीव हो गया और लॉजी का मतलब अध्ययन करना हो गया। और यहाँ जीवधारी का मतलब है कि इसमें पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे। तो अब आइए देखते हैं कि आखिर ये बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक व्यक्ति है लैमार्क। कौन से हैं, एक हैं व्यक्ति हैं लैमार्क, लैमार्क का नाम तो सबने ही सुना होगा, और दूसरे हैं ट्रेविरेनस, ट्रेविरेनस। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ये बात है 1801 एडी की, मतलब 1801 में सर्वप्रथम जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द का यूज किया था, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। डेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इतिहास हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए हमने बता दिया। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक व्यक्ति हैं अरस्तु। अरस्तु, तो अरस्तु एक महान दार्शनिक थे, ग्रीक मतलब यूनान के बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो है जीवधारियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। किसने क्या किया, इन्होंने जीवधारियों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो इसीलिए इनको क्या कह दिया गया, इनको कह दिया गया फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कह दिया गया, फादर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। तो इनको जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। एक बात ये जान लें। अब आइए आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, जीव विज्ञान के पिता कौन है ये हमने देखा, और जीव विज्ञान। अब आइए आगे देखते हैं। जो जीव विज्ञान है यानी कि जो बायोलॉजी है, इसको दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने बताया कि जीव विज्ञान का मतलब है जीवधारियों का अध्ययन करना, और जीवधारियों का मतलब उसमें एनिमल भी हैं और प्लांट भी हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका इसको दो भागों में बांटा जा सकता है जीव विज्ञान को। एक तो आपका हो जाएगा जंतु विज्ञान, क्या हो जाएगा, जंतु विज्ञान, और दूसरा हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। क्या हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान को आप जानते हो क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। ठीक, और जो जंतु विज्ञान है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जूलॉजी। क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। और इसको बॉटनी, इसको बॉटनी कहते हैं। अब देखो जीव विज्ञान के पिता कौन है, सर्वप्रथम हमने बताया था क्रमबद्ध अध्ययन जीवधारियों का अरस्तु ने किया था। तो फादर कौन हो गए जीव विज्ञान के, अरस्तु हो गए। और चूंकि इन्होंने जंतुओं के बारे में भी बताया था, क्रमबद्ध अध्ययन जंतु विज्ञान के बारे में भी इन्होंने बताया था, तो इसलिए अरस्तु जो हैं वो जंतु विज्ञान के भी पिता हैं और जीव विज्ञान के भी पिता हैं। जंतु विज्ञान का मतलब है, जीव का मतलब आप जानते हैं एनिमल्स, और लॉजी का मतलब जहाँ भी लॉजी शब्द है उसका मतलब होता है अध्ययन करना।
तो जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। जहाँ जीव शब्द आता है तो जीव में हमने बताया जीवधारी में आपका पादप भी आ जाता है, पेड़ पौधे भी आ जाते हैं और जीव जंतु तो हैं ही। तो जंतु विज्ञान हो गया आपका, और वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहते हैं, इसमें जो है पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान या बॉटनी कहते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है और इसके पिता हैं अरस्तु। इसको फिर दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान तो जीव विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि ये इसी की ब्रांच है तो क्या कहेंगे, परिभाषा क्या हो जाएगी, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाती है। और इसके पिता भी कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, क्योंकि जीव विज्ञान के साथ साथ जंतु विज्ञान का भी क्रमबद्ध अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, अरस्तु ने किया था, इसलिए इसके भी पिता कहलाएंगे, फादर कहलाएंगे। वनस्पति विज्ञान जो है इसमें पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। तो सीधी परिभाषा ये हो जाएगी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है, वनस्पति विज्ञान कहलाती है। और इसके जो फादर हैं यानी कि फादर ऑफ बॉटनी जो है वो है थियोफ्रेस्टस। आइए देखते हैं कौन है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ये फादर हो गए किसके, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान के। अब आइए देखते हैं कि आखिर ये जीव विज्ञान जो है इसको दो भागों में वर्गीकरण, समस्त जीवधारियों का दो समूहों में वर्गीकरण किसने किया था। तो आइए देखते हैं वर्गीकरण किसने किया था सर। तो ये जो जीव विज्ञान का वर्गीकरण है, जीव विज्ञान का वर्गीकरण, इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो वर्गीकरण करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अरस्तु, जो कि आपके फादर हैं इसके। तो अरस्तु हो गए। अरस्तु के गुरु का नाम था प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो के चेले का नाम था अरस्तु और अरस्तु के चेले का नाम था सिकंदर, वही द ग्रेट सिकंदर। ठीक है, और फिर दूसरे व्यक्ति हैं जो जीव विज्ञान का वर्गीकरण किया था वो है कैरोलस लीनियस। कौन से व्यक्ति हैं, कैरोलस लीनियस। और तीसरे व्यक्ति हैं HR व्हीटेकर। कौन है, HR व्हीटेकर। इन तीन व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है, देखना ध्यान से समझिएगा। जो अरस्तु हैं इन्होंने क्या बताया, समस्त जीवधारियों को दो समूहों में बांटा। एक को बांटा जंतु समूह, कौन सा समूह, जंतु समूह, और दूसरा इन्होंने पादप समूह में बांटा इसको। ठीक है, एनिमल एंड प्लांट ग्रुप, दो भागों में बांटा। उसके बाद जो कैरोलस लीनियस आते हैं ये थोड़ा और इसमें सुधार करते हैं। इन्होंने जंतुओं को दो जगतों में बांटा, किंगडम। तो इन्होंने क्या कहा, एक को बांटा जंतु जगत और दूसरा क्या है, पादप जगत, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, ये दो भागों में बांटा। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी, कैरोलस लीनियस की। उसी में इन्होंने ये विस्तार से दो भागों में इसको बांटा है, जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम और दूसरा है प्लांट किंगडम। इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो कैरोलस लीनियस की एक बुक है सिस्टेमा नेचुरी, और इनको कहा जाता है आधुनिक वर्गीकरण का पिता। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण, हालांकि वर्गीकरण सर्वप्रथम जो है अरस्तु ने किया था जंतु समूह और पादप समूह में, लेकिन जो एक व्यवस्थित रूप से और साइंटिफिक रूप से, आधुनिक रूप से अगर हम कहें तो कैरोलस लीनियस एक व्यक्ति थे, उन्होंने सर्वप्रथम ऐसा विभाजन किया था जो सर्वमान्य था और वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा उतरता था और ज़्यादा सटीकता थी। तो जंतु जगत और पादप जगत में बांटा था। उनकी एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, तो ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो पुस्तक का नाम पूछा जा सकता है, सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, तो कैरोलस लीनियस। अब इनको जो है कैरोलस लीनियस को, क्योंकि ये आधुनिक स्तर पर जो है वर्गीकरण किया था, तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता इनको कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपने अरस्तु के बारे में पढ़ा, कितने भागों में बांटा। कैरोलस लीनियस के बारे में आपने पढ़ा, कितने भागों में बांटा। आधुनिक वर्गीकरण का पिता है ना, मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसको कहा जाता है। सिस्टेमा नेचुरी इनकी जो है प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, उसी में विस्तार से वर्गीकरण के बारे में समझाया है।
अब कैरोलस लीनियस के बारे में एक बात और प्रचलित है, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कैरोलस लीनियस के बारे में कुछ और बातें। कैरोलस लीनियस, तो ये जो कैरोलस लीनियस हैं ये द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी कहे जाते हैं। द्विनाम पद्धति का मतलब इन्होंने जब वैज्ञानिक नामकरण किया, क्योंकि इनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, और इन्होंने साथ साथ में क्या किया, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता इनको कहा जाता है। द्विनाम पद्धति क्या है ये बात समझे। जैसे किसी भी जीव जंतु का या पेड़ पौधे का क्या होता है, एक वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप आप पढ़ते हैं कि होमो सैपियंस, क्या पढ़ते हैं, होमो सैपियंस, ये मानव का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। तो ये जो होमो दिया हुआ है और ये सैपियंस आप देख रहे हैं, दो चीज़ें दी हुई, ठीक है। तो इसी प्रत्येक जीवधारी का दोहरा नाम दिया गया, दोहरा नाम रखा गया, जो कि एक वैज्ञानिक आधार पर रखा गया था। तो होमो, ये जो पहला शब्द है ये दर्शाता है वंश को, और दूसरा जो शब्द है ये दर्शाता है जाति को, ठीक है। इस तरीके से, इसी तरीके से दिया हुआ है, मान लीजिए राना, और दूसरा दिया हुआ है टिग्रीना, ये मेढक का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप दो देख रहे हैं, राना और दूसरा है टिग्रीना। तो राना क्या हो जाएगा, ये वंश है, ये क्या है, वंश को दर्शा रहा है, राना वंश का है। और दूसरा जो टिग्रीना है, टिग्रीना ये हो गई जाति। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए द्विनाम पद्धति में जो दूसरा नाम होता है वो किसको दर्शाता है, तो आप क्या बताओगे, जाति को दर्शाता है, और जो पहला नाम है वो वंश को दर्शाता है। ये बात किसने बताई थी, कैरोलस लीनियस ने। तो इतनी बात आपने कैरोलस लीनियस के बारे में जानी। पहली बात क्या जानी, अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्टेमा नेचुरी किसकी पुस्तक है, तो कैरोलस लीनियस की। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लीनियस। अगर आपसे पूछा जाए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कैरोलस लीनियस। तो इतनी बातें आपने कैरोलस लीनियस के बारे में पढ़ी। तो इस तरह से आपने देखा कि अरस्तु सर्वप्रथम आता है, दो भागों में विभाजन करता है, जीव विज्ञान का समस्त जीवों को दो भागों में बांटता है। उसके बाद कैरोलस लीनियस भी दो भागों में बांटता है और द्विनाम पद्धति को देता है। उसके बाद तीसरा नाम हमने लिखा था एच.आर. व्हिटेकर। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तीसरा व्यक्ति है एच.आर. व्हिटेकर। तो आइए अब देखते हैं एच.आर. व्हिटेकर के बारे में, इन्होंने किस तरीके का विभाजन किया, व्हिटेकर। तो इन्होंने क्या किया, इसके पहले देखिए एक बात हमने बता दिया है, सबसे पहले वर्गीकरण का काम किया अरस्तु ने। उसके बाद आपने देखा कि कैरोलस लीनियस थे जो दूसरे, ये पहले व्यक्ति हमने बता चुका हूँ और ये दूसरे भी बता चुका हूँ। ये तीसरे व्यक्ति हैं जो वर्गीकरण किया था, है ना, विभाजन किया था समस्त जीवधारियों का। उनमें से तीसरे व्यक्ति हैं एच.आर. व्हिटेकर। आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया। इन्होंने दो भागों में बांटा और इन्होंने भी क्या किया, दो भागों में बांटा। लेकिन एच.आर. व्हिटेकर जो है तीसरे व्यक्ति जो हम बता रहे हैं, इन्होंने क्या किया, 5 जगत प्रणाली दिया, 5 जगतों में बांटा। इन्होंने 2 समूहों में बांटा, कैरोलस लीनियस ने 2 जगतों में बांटा, लेकिन इन्होंने 5 जगत की प्रणाली दी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जीवधारियों की के विभाजन की 5 जगत प्रणाली किसने दी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, व्हिटेकर, ठीक है। तो आइए देखते हो 5 जगत प्रणाली कौन सी है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जंतु जगत तो है ही, जंतु जगत। दूसरा पादप जगत, ये भी रहा। और तीसरा इन्होंने किया कवक के बारे में, कवक जगत है। एक चौथा है मोनेरा, और 5वां जो इन्होंने बांटा वो रखा प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा। ये 5 जगत प्रणाली आप देख रहे हैं, ये 5 भागों में बांटा था। इसके पहले जो विद्वान थे वो 2-2 भागों में बांटे थे समस्त जीवधारियों को, लेकिन व्हिटेकर महोदय ने क्या किया, इन 5 भागों में बांटा। तो आइए देखते हैं कि जंतु जगत में क्या है। तो पहली बात तो आपको ये जानना है कि जो जंतु जगत में है इसमें जो है यूकैरियोटिक जीव आते हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो यूकैरियोटिक जीवों को रखा, बहुकोशिकीय जीवों को। तो इसमें कौन से जीव रखे गए, यूकैरियोटिक जीव रखे गए। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता बिल्ली, है ना, बंदर भेड़, जितने भी हैं, गाय भैंस कुत्ता बकरी बिल्ली, ये सब जंतु जगत में रखे गए और ये यूकैरियोटिक कोशिका इसमें पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एच.आर. व्हिटेकर ने जंतु जगत में कौन से जीवों को रखा, तो यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीवों को, ठीक है। अब पादप जगत की अगर बात करें तो पादप जगत में समस्त हरे पेड़ पौधे रखे गए। क्या रखे गए, हरे पेड़ पौधों की बात हो रही है। हरे पेड़ पौधे रखे गए या पेड़ पौधे रखे गए। चलिए करते हैं सीधे, पेड़ पौधे रखे गए। और साथ में ये भी क्या थे, ये भी यूकैरियोटिक थे। यूकैरियोटिक कोशिका वाले समस्त
पेड़ पौधे इसमें रखे गए पादप जगत में। कवक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी यूकैरियोटिक जीव ही रखे गए, यूकैरियोटिक जीव ही रखे गए, लेकिन इसमें हरित लवक नहीं पाया गया। इसमें जो है हरे पेड़ पौधे पाए गए, रखे गए, और इसमें बिना हरित लवक वाले, बिना हरित लवक वाले जिसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है वो जीव रखे गए, लेकिन ये भी थे, ये भी यूकैरियोटिक सेल वाले। यूकैरियोटिक कोशिका एक विकसित प्रकार की कोशिका मानी जाती है। आगे हम देखेंगे, पूरा सचित्र वर्णन करेंगे। मोनेरा की अगर हम बात करें तो मोनेरा में ध्यान दीजिएगा। अब प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो यहां पर भी यूकैरियोटिक कोशिका है, और यहां पर एक है प्रोकैरियोटिक। एक ही जगत है, इन 5 जगतों में से एक जगत ऐसा है जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं का समूह ना होकर के किसको दर्शा रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को इसमें रखा गया है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जीव वो जीव होते हैं जो इस पृथ्वी पर बहुत पहले इनका उद्भव हुआ था और जिसमें कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाई, ठीक है, तो वो मोनेरा में रख दिए गए। तो प्रोकैरियोटिक जीवों को कहाँ रखा गया, प्रोकैरियोटिक अधिकांशतः इसमें एक कोश की जीव आते हैं और बहुकोश की भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया, जिसमें से आते हैं जीवाणु। जीवाणु अगर आपसे कहा जाए तो जीवाणु में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणुओं को किस में रखा गया है तो मोनेरा में रखा गया है। तो पहला प्रश्न यही बनेगा आपका, यहाँ से HR विटेकर में पहला प्रश्न देखिए कि जीवों के वर्गीकरण की 5 जगतीय प्रणाली किसने दी, तो HR विटेकर ने। या समस्त जीवधारुओं को 5 भागों में किसने बांटा, तो HR विटेकर ने। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो है जीवाणुओं को किस में रखा गया है, किस जगत में रखा गया है, तो 4 ऑप्शन रहेंगे इनमें से, तो मोनेरा, ठीक है। ज़्यादा तो लोग प्रोटिस्टा में रख देते हैं इसको। तो आइए देखेंगे जीवाणुओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात कॉमन है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर भी यूकैरियोटिक है, यहाँ पर भी यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी कि इसमें भी यूकैरियोटिक है, इसमें भी यूकैरियोटिक है, इसमें भी यूकैरियोटिक है और इसमें भी यूकैरियोटिक है। लेकिन मोनेरा जो है इसमें केवल प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, कोई भी जीव हो, खासकर इसमें उदाहरण हम ले सकते हैं जीवाणु का, ठीक है। प्रोटिस्टा में देखो इसमें भी यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन इसमें समस्त एक कोशिकीय जलीय जीवों को रखा गया है। जैसे हम बात करें यूग्लिना की, किसकी, यूग्लिना की, अमीबा की और पैरामीशियम की। इसमें ऐसे जीव रखे जाते हैं जो वास्तव में परजीवी होते हैं और ये रोगों के अधिकांशतः वो रोगों के वहन का काम करते हैं, रोग फैलाने का कार्य करते हैं, ठीक है। जिसमें समस्त प्रोटोजोआ रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं, प्रोटोजोआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोआ को किस जगत में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा जगत में, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जीवाणु को किस में रखा गया, मोनेरा में। ये सारी बातें क्लियर हो जाती है। कवक में देखो क्या आता है, कवक में बिना हरित लवक वाले पौधे आते हैं, वो वास्तव में पौधे ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा फफूंद, क्या हो जाएगा, फफूंद, और इसके अलावा कुकुरमुत्ता, फफूंद है ना, मशरूम, कुकुरमुत्ता, इस तरीके से जो आते हैं ये सब किसमें आएंगे। आपने देखा होगा फफूंद अचार में सफ़ेद सफ़ेद सी लग जाती है, वो कवक में ही रखा जाएगा। वास्तव में ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका ही इसमें पाई जाती है। इसके अलावा कुकुरमुत्ते, मशरूम मार्केट में आते हैं, सब्जी जिसकी ये खाई जाती है। कुछ जो है जहरीले होते हैं, हानिकारक होते हैं, जिनको खाने में प्रयोग नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि उससे हमारे शरीर में विषाक्तता पैदा हो जाएगी और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है। तो सभी कवक खाने वाले नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो मार्केट में आते हैं वही आप खरीदें, जो आपके लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो सकते हैं, ठीक। अधिक मात्रा में प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी कि 5 जगतीय प्रणाली क्या है, और पूरी चीज़ें हमने विस्तार से चर्चा की है। अब यहाँ पर एक चीज़ रह जाती है कि इसमें ये यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है, उसको हम अगले वीडियो में विस्तार से देखेंगे, पूरा सचित्र वर्णन करेंगे, तब ये बात आप आसानी से समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जंतु जगत में कौन कौन से, अब यहाँ पर हमने बताया गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली रखा गया। पादप में समस्त हरे पेड़ पौधे रखे गए, जैसे आम, नीम, बरगद है ना, तुलसी, पीपल, ये जितने भी आते हैं ये सब पादप में आ जाएंगे। मांस, फर्न, फ्यूनेरिया है ना, चीड़, देवदार, ये सब पादप जगत में आ जाएंगे। कवक आप फफूंद है ना, इसके अलावा कुकुरमुत्ता है, ये सब कवक में रखे जाएंगे। मोनेरा, इसमें प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, इसमें जीवाणुओं को रखा जा सकता है। प्रोटिस्टा में हमने सबके एक जो है उदाहरण बता दिए हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो चलिए, आज के लिए छोटा सा लेक्चर है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बताना संभव नहीं है एक ही लेक्चर में, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अच्छा पढ़िए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।